ये ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ विशेष प्रोग्रामों का ऐसा व्यवस्थित समूह है जो किसी कंप्यूटर के संपूर्ण क्रियाकलाप को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो जो कंप्यूटर के पूरे क्रियाकलाप को एक्टिविटी को क्या करता है, नियंत्रित करता है, वो क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। यह उपभोक्ता और हार्डवेयर के बीच एक मध्यस्थ की तरह काम करता है। मतलब उपभोक्ता, जैसे हम लोग उपभोक्ता हो गए, और हार्डवेयर मतलब जो दिखता है ना हम लोग के सामने, सब कुछ जो दिखता है हार्डवेयर, से मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, ये सब। तो इसके हम लोग दोनों के बीच में मध्यस्थ का यानी मिडिल में कौन रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। यह कंप्यूटर के साधनों के उपयोग पर नज़र रखने और व्यवस्थित करने में हमारी सहायता करता है, जैसे डॉस, लाइनक्स, विंडोज, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, तो पहला प्रकार है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रकार के सभी कार्यों को एक बैच के रूप में संगठित करके साथ में क्रियान्वित किया जाता है, जैसे यूनिक्स। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या करता है कि सभी कार्यों को एक बैच यानी एक ग्रुप में, टीम में क्या करता है, संगठित करता है। ठीक है, और उसका कार्य करता है, तो क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है भाई, तो इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बार में केवल एक उपयोगकर्ता को ही कार्य करने की अनुमति होती है। ठीक है, जैसे मोबाइल होता है ना हम लोग का, तो मोबाइल एक आदमी चला सकता है, वैसे ही इसमें भी एक सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बार में केवल एक आदमी इसका उपयोग कर सकता है, जैसे MS-DOS और विंडोज 9X। ठीक है, तो ये सब किसका एग्जांपल है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगला है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी से मतलब बहुत सारा लोग। यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक उपयोगकर्ता को कार्य करने की अनुमति देता है। तो एक साथ बहुत सारे आदमी इसमें उपयोगकर्ता इसमें काम कर सकते हैं इस सिस्टम में, जैसे यूनिक्स, विंडोज 2000 है ना, और 2007। आगे है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में एक से अधिक कार्यों को संपन्न करने की अनुमति होती है। मतलब एक साथ एक से अधिक काम जो है जिसमें किए जाते हैं। ठीक है ना, इसमें उपयोगकर्ता आसानी से दो कार्यों के मध्य स्विच कर सकता है। जैसे मोबाइल में चलाते हैं, तो हमारा मोबाइल एंड्रॉयड है ना, तो हम लोग एक साथ बहुत सारा काम कर लेते हैं, तो वैसे ही इसमें भी होता है। ठीक है, आगे है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो हम लोग पढ़ लिए। अब है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है देखिए, तो इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ एक से अधिक उपयोगकर्ता या प्रोग्राम कंप्यूटर के संसाधनों का प्रयोग करता है। तो मतलब इसमें शेयरिंग होता है, मतलब बहुत सारे लोग एक साथ एक से अधिक लोग जो है उपयोगकर्ता या प्रोग्राम कंप्यूटर को है ना, या प्रोग्राम है ना, तो बहुत सारा प्रोग्राम एक साथ कंप्यूटर में हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे मैक और OS। ये क्या है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है। अब हम जानते हैं हम लोग कि बूटिंग क्या होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बूटिंग कहलाती है। आप देखते होंगे कि जब हम लोग मोबाइल बंद करते हैं तो बूटिंग लिखाता है, और चालू करते हैं तो बूटिंग लिखाता है। वैसे ही कंप्यूटर में भी हम लोग का होता है। तो कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। वास्तव में बूटिंग वह प्रक्रिया है जब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से कंप्यूटर की रैम में लोड होता है। तो ये कौन सा प्रोसेस है कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से, कौन डिस्क से, हार्ड डिस्क से कंप्यूटर की रैम में लोड होता है। ठीक है ना, हार्ड डिस्क से कहाँ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, रैम में लोड होता है। बूटिंग दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग। वार्म मतलब गर्म,
कोल्ड मतलब ठंडा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। आगे है डिवाइस ड्राइवर। ये क्या है देखिए, डिवाइस ड्राइवर क्या है? ये सॉफ्टवेयर किसी युक्ति तथा उपयोगकर्ता, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर किसी युक्ति तथा उपयोगकर्ता के मध्य इंटरफेस का कार्य करते हैं। ठीक है, ये भी सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता के मध्य और है ना, और युक्ति के मध्य, दोनों के मध्य में इंटरफेस का काम करता है। डिवाइस ड्राइवर्स मतलब ड्राइवर है, समझो तो ड्राइवर है ना, ड्राइवर मालिक और जो सवारी होता है उसके बीच काम करता है, वैसे ही ये है। ठीक है ना, उपयोगकर्ता और युक्ति के बीच में काम करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के निर्देशों यानी कमांड को कंप्यूटर के विभिन्न भागों के लिए उनकी भाषा में परिवर्तित करता है। तो क्या काम करता है? ये कंप्यूटर के अलग अलग भागों में जाकर क्या करता है, उनकी भाषा में परिवर्तित करता है। जो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से जो भी निर्देश आता है, जो भी कमांड दिया जाता है कि हाँ ये करो, तो ये डिवाइस ड्राइवर करता है ना, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का ये बात मानता है और जाकर क्या करता है, कंप्यूटर का कोना कोना में जाकर उनकी भाषा में परिवर्तित कर देता है। डिवाइस ड्राइवर्स निर्देशों का ऐसा समूह है जो हमारे कंप्यूटर का परिचय उससे जुड़ने वाले हार्डवेयर से करवाते हैं। तो ये किसका समूह है? निर्देशों का समूह है। ये निर्देश देता है, ठीक है ना, क्या करता है? निर्देश देता है डिवाइस ड्राइव से। और कंप्यूटर का परिचय, जो हमारे कंप्यूटर का परिचय उससे जुड़ने वाले हार्डवेयर से करवाते हैं। तो जो हार्डवेयर किससे जुड़ते हैं? कंप्यूटर जुड़ते हैं, उसी से परिचय करवाता है कौन? डिवाइस ड्राइव्स। आगे है सिस्टम यूटिलिटीज। ठीक है, यूटिलिटीज ये प्रोग्राम कंप्यूटर के रख रखाव से संबंधित कार्य करते हैं। क्या काम करते हैं? ये प्रोग्राम है, एक तरह का प्रोग्राम है, ठीक है ना, और ये कंप्यूटर के रख रखाव यानी देखभाल से संबंधित काम करता है। सिस्टम यूटिलिटीज ये प्रोग्राम्स कंप्यूटर के कार्यों को सरल बनाने, उससे अशुद्धियों को दूर रखने तथा सिस्टम के विभिन्न सुरक्षा कार्यों के लिए बनाए जाते हैं। मतलब कंप्यूटर का काम को आसान बनाना, जो गलती हुआ है उसको दूर रखना, सिस्टम के विभिन्न सुरक्षा कार्यों के लिए बनाना। मतलब सिस्टम में जो भी सुरक्षा कार्य हैं वो सारा काम कौन करता है? सिस्टम यूटिलिटीज करता है। जैसे कोई यूटिलिटी प्रोग्राम हमारे फाइलों को बैकअप किसी बाहरी भंडारण साधन पर ले जाने का कार्य कर सकता है। ठीक है ना, क्या करता है कि यूटिलिटी प्रोग्राम क्या करता है? हमारी फाइलों का बैकअप मतलब जैसे मान लीजिए डिलीट हो गया, तो ये क्या करता है? ये बाहरी भंडारण साधन पर ले जाने का कार्य करता है। तो ये सेव करता है, समझिए एक तरह से। तो कौन? सिस्टम यूटिलिटीज। आगे है कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। पहला है डिस्क कंप्रेशन। ये हार्ड डिस्क पर उपस्थित सूचना पर दबाव डालकर उसे संकुचित कर देता है। डिस्क कंप्रेशन और दबाव, ठीक है, कंप्रेस करना नहीं दबाव डालना, संकुचित करना, ठीक है। तो ये हार्ड डिस्क पर उपस्थित सूचनाओं पर क्या डालता है? दबाव डालकर उसे कंप्रेस्ड या संकुचित कर देता है, जिससे हार्ड डिस्क पर अधिक से अधिक सूचना स्टोर की जा सके। मतलब ज़बरदस्ती जो है ये भूसा, जिससे दिमाग में डालते हैं ज़बरदस्ती, हम लोग टीचर लोग बच्चा का ज़बरदस्ती एकदम नहीं मन है तो हो डाल रहे हैं ज़बरदस्ती दिमाग में कुछ भी नॉलेज। तो ये वही काम करता है ये डिस्क कंप्रेशन, सेम टू सेम, ताकि अधिक से अधिक सूचना यानी क्या हो? स्टोर हो सके। किसमें? हार्ड डिस्क में। डिस्क फ्रेगमेंट में क्या होता है? फ्रेगमेंटर। तो यह कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर विभिन्न जगहों पर बिखरी हुई फाइलों को खोजकर उन्हें एक स्थान पर लाता है। जैसे कि प्रिंसिपल, ठीक है ना, तो प्रिंसिपल देखते हैं कि बहुत बच्चा लोग एक साथ सब अलग अलग जगह बदमाशी करता है, तो प्रिंसिपल एक जगह खड़े हो जाते हैं और सही बच्चों को एक जगह क्या करते हैं? क्लास में इकट्ठा करते हैं। तो डिस्क फ्रेगमेंट भी वही काम करता है। क्या करता है कि कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में जो विभिन्न जगहों पर क्या फैला रहता है, फाइलें जो बिखरी रहती हैं उनको खोज कर क्या करता है? एक स्थान पर ले आता है। जैसे माई डिफरेंग डिस्कीपर डिफरेलर,
ये सब एग्जाम्पल हैं डिस्क फ्रेगमेंटर के। अगला है बैकअप यूटिलिटीज। क्या है भाई ये बैकअप यूटिलिटीज? यह कंप्यूटर के डिस्क पर उपस्थित सारी सूचनाओं की एक कॉपी रखता है तथा जरूरत पड़ने पर कुछ ज़रूरी फाइलें या पूरी हार्ड डिस्क के कंटेंट वापस रिस्टोर कर देता है। तो मान लीजिए कि कोई चीज़ डिलीट हो गया और हम लोग उसको देखना है, तो हम लोग कैसे देखेंगे? तो यही काम करता है कौन? बैकअप यूटिलिटी। यानी बैकअप में चलता है, ये सूचनाओं को एकत्रित करता है, रखता है, रिस्टोर कर लेता है। तो यह कंप्यूटर के डिस्क पर उपस्थित सारी सूचनाओं की अपने पास एक कॉपी रख लेता है और ज़रूरत पड़ने पर ज़रूरत फाइलें या पूरी हार्ड डिस्क के कंटेंट वापस रीस्टोर कर देता है। कौन? बैकअप यूटिलिटी। अगला है डिस्क क्लीनर्स। ये उन फाइलों को ढूंढकर डिलीट करता है। देखिए बेचारा, ये जो है बैकअप यूटिलिटी सेव करता है, रिस्टोर। डिस्क क्लीनर्स, क्लीनर मतलब क्या होता है? साफ करना, गंदगी को सब कुछ एकदम हटा दे, डिलीट कर देना। तो डिस्क क्लीनर्स क्या करता है? ये फाइल को ढूंढ कर डिलीट करता है जिनका बहुत समय से उपयोग नहीं हुआ है, जैसे ब्लीच बीट क्लीनर। ठीक है, जैसे कि घर में मान लीजिए कि बहुत सारा सामान है जिसका यूज नहीं होता, क्या करते हैं हम लोग? उसको उठा फेंक देते हैं ना। तो डिस्क क्लीनर भी वही काम करता है। एंटीवायरस, ये क्या है भाई? तो ये ऐसे यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं। कैसे प्रोग्राम हैं? यूटिलिटी, जिनका प्रयोग कंप्यूटर के वायरस ढूंढने और उन्हें डिलीट करने में। वायरस क्या करता है बताइए? वायरस मतलब गंदगी, कीड़ा मकोड़ा। ठीक है, तो ये कीड़ा मकोड़ा अगर रहेगा ना आपके कंप्यूटर में तो कंप्यूटर को गंदा कर देगा, चलने नहीं देगा ये। तो जैसे घर में गंदगी हो जाती है तो हम लोग झाड़ू से लगाते हैं, साफ करते हैं, वही एंटीवायरस का काम होता है। ठीक है, ये कंप्यूटर का वायरस को ढूंढता है और डिलीट करता है। तो कौन कौन से एंटीवायरस है देखिए? अवीरा, कैस्परस्काई, एवीजी, मैक, ये सब एंटीवायरस के एग्जाम्पल हैं। टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर क्या है? यह एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो टेक्स्ट फाइलों के निर्माण और उनके एडिट की सुविधा देता है ना। टेक्स्ट फाइलों का निर्माण मतलब जो टाइप होता है ना, टेक्स्ट होता है, उसका फाइल का क्या करता है? ये निर्माण करता है। ये प्रोग्राम है एक तरह से टेक्स्ट एडिटर, और उसका एडिट करने का भी सुविधा है। मान लीजिए कि बार टाइप हो गया तो हो गया। मान लो कुछ सुधार करना है तो उसको हम लोग एडिट कर सकते हैं, दोबारा से संपादित कर सकते हैं। जैसे MS वर्ड, तो ये MS वर्ड में भी हम लोग चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। नोटपैड, और जिसमें नोटपैड सबसे प्रसिद्ध टेक्स्ट एडिटर है। तो टेक्स्ट एडिटर का एग्जांपल में क्या है? MS वर्ड। ठीक है, MS वर्ड और नोटपैड। ठीक है, नोटपैड और MS वर्ड याद रखना है हम लोग को। अगला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जो हमारा वास्तविक कार्य कराने के लिए लिखे जाते हैं, जैसे कार्यालय के कर्मचारियों को वेतन गणना, सभी लेन देन तथा खातों का हिसाब रखना, विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट प्रिंट करना, स्टॉक की स्थिति का विवरण देना, पत्र दस्तावेज तैयार करना, है ना। मतलब समझ लीजिए एक तरह से ये खाता हो गया हमारा। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा क्या है? एक तरह से खाता हो गया। मतलब जो भी काम हम लोग करें उस खाता में क्या कर दें? लिख दें, चाहे कुछ भी हो, सैलरी देना हो, लेना हो किसी से, हिसाब किताब रखना हो, रिपोर्ट प्रिंट करना हो, स्टॉक स्थिति का विवरण देना हो, पत्र दस्तावेज तैयार करना हो। तो ये सब कहाँ काम होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। सामान्यतः एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है। तो पहला है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, मतलब सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामों का वह समूह जिन्हें उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकता अनुसार अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयोग में लाते हैं, सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब जैसे कि ये जिससे हम लोग का काम में आता है। ठीक है ना, मतलब अपना सामान्य उद्देश्य हम लोग को पूरा करना, जनरल पर्पस को पूरा करना है, तो हम लोग उसका क्या करते हैं? अपनी आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं? इसको प्रयोग करते हैं। तो प्रोग्रामों का क्या है? एक समूह है ये। ठीक है ना। तो ये और कौन कौन सा है बताइए? वर्ड प्रोसेसिंग, ये जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का ये प्रकार है। फिर स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन है सॉफ्टवेयर है,
फिर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो ये आपका सामान्य उद्देश्य जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। आगे आते हैं। अब है विशिष्टीय उद्देश्य सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर अधिकांशतः केवल एक उद्देश्य, मतलब एक उद्देश्य के लिए, मतलब खास उद्देश्य के लिए। जनरल वाला में तो अपने हिसाब से हम लोग बनाते हैं कि हम लोग को जो काम करना है वो काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर उद्देश्य कैसा होता है, स्पेशल होता है। एम इसका विशेष उद्देश्य हो जाता है और एक उद्देश्य के लिए ही बनाया जाता है ये सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। इसमें कौन कौन है देखिए, तो है इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम एंड परचेजिंग सिस्टम, पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम, होटल मैनेजमेंट सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम। देखिए रिजर्वेशन सिस्टम, तो रिजर्वेशन सिस्टम जैसे आप देखते हैं कि रेलवे में हम लोग रिजर्व कराते हैं ना टिकट, तो वो स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। रेलवे अपना खुद का जो है सॉफ्टवेयर बनवाती है ताकि वो टिकट काट पाए। अब मान लीजिए कि ये सिस्टम सबके पास आ गया, सिस्टम तो सब ना काटेगा ना जी, तो दिक्कत ना हो जाएगा। आप कोई बड़का होटल है मान लीजिए, तो बड़ा होटल अपना मैनेजमेंट संभालने के लिए सिस्टम बनाएगा, सॉफ्टवेयर बनाएगा। कोई स्कूल है, बड़ा स्कूल है, कोई बड़ी संस्था है, ठीक है ना, तो ये सब अपना अपना सॉफ्टवेयर रखता है, तो उसको स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। अगला है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अभी कैसा सॉफ्टवेयर है देखिए, यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका सोर्स कोड मुफ्त या बहुत कम धनराशि में सभी के लिए प्राप्त होता है। ओपन मतलब ओपन भैया, जो आओ ले जाओ, है ना, पहले आया पहले पाया, ये सब के लिए है। और इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगना है, बहुत कम रुपया में और बहुत यहाँ तक कि मुफ्त में ही, ठीक है ना। जिसका सोर्स कोड कैसा है, मुफ्त है ये सॉफ्टवेयर है, और कम धनराशि में सब के लिए एकदम ले, गाय भैंस बैल कोई भी आ सके ले सकता है। एग्जाम्पल देखो कौन कौन है, लाइनक्स है, गूगल क्रोम जिस पर हम लोग काम करते हैं ना गूगल क्रोम पर, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, एक्रोबैट रीडर है, माई SQL है, PHP है, फायरबॉक्स, ठीक है ना, फायरबॉक्स भी है। तो ये सब क्या है, ओपन सॉफ्टवेयर। लाइनक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एक्रोबैट रीडर, माई SQL, PHP, फायरफॉक्स है। अब है प्रोग्रामिंग भाषा क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो कंप्यूटर हमारी सामान्य बोलचाल की भाषाओं में लिखे गए प्रोग्रामों को नहीं समझ सकता। तो मान लीजिए कि हम लोग जो बोलते हैं भाषा, हिंदी का प्रयोग करते हैं, चाहे भोजपुरी का प्रयोग करते हैं, मराठी का प्रयोग करते हैं, तो ये समझ पाएगा कंप्यूटर हमारी भाषा को? नहीं ना। तो कंप्यूटर को समझाने के लिए एक अलग लैंग्वेज का प्रयोग होता है, ठीक है ना, उसी को हम लोग प्रोग्रामिंग भाषा कहते हैं। इसके लिए प्रोग्राम विशेष प्रकार की भाषाओं में लिखे जाते हैं। इन भाषाओं को कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषाएं कहते हैं, ठीक है ना। प्रोग्रामिंग भाषाएं निम्न प्रकार की होती हैं। तो पहला है क्या, लो लेवल लैंग्वेज, मतलब निम्न स्तरीय भाषा। ये कंप्यूटर की भाषा है भैया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये ऐसी प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं जो कंप्यूटर की आंतरिक कार्यप्रणाली के अनुसार बनाई गई हैं। मतलब कंप्यूटर के अंदर का जो सिस्टम है, वर्क का सिस्टम, उसके अनुसार ये भाषा बनाई गई है। इनमें प्रोग्राम लिखने वाले व्यक्ति को कंप्यूटर की आंतरिक कार्यप्रणाली का ज्ञान होना चाहिए। मतलब अगर आदमी को जानकारी नहीं होगा इस लैंग्वेज का, इस प्रोग्राम लिखने का, तो कंप्यूटर का आंतरिक जानकारी नहीं होगा कंप्यूटर के अंदर क्या है, तो वो इसका काम नहीं कर पाएगा। निम्न स्तरीय भाषाओं को 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में बांटा गया है। तो कौन कौन सा वर्ग है देखिए निम्न को। पहला है मशीनी भाषा, ठीक है ना। तो मशीनी भाषा है ये आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का निम्न स्तरीय भाषा का पहला भाग।
तो कंप्यूटर केवल बाइनरी अंकों 0 और 1 के माध्यम से दिए गए निर्देशों को समझ सकता है। जैसे आदमी समझता ना, हिंदी बोल के समझता है, भोजपुरिया बोल दिया, मगधी बोल दिया, मराठी बोल दिया, कन्नड़ गुजराती कुछ भी बोल दिया तो हम लोग समझ गए। लेकिन ये जो कंप्यूटरवा है कैसे समझेगा? कबो नहीं समझेगा। तो कंप्यूटर कैसे समझता है? बाइनरी अंक के माध्यम से कोई भी इंस्ट्रक्शन को समझता है। और बाइनरी अंक कौन कौन सा है? 0 और 1 केवल। इन बाइनरी अंकों से बनी प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा कहते हैं ना। इन्हीं अंकों से बनी हुई प्रोग्रामिंग भाषा को क्या कहते हैं हम लोग? मशीनी भाषा। असेंबली भाषा क्या है? तो ये एक ऐसा प्रोग्रामिंग भाषा है जो पूरी तरह मशीनी भाषाओं पर आधारित है, परंतु इसमें 0 और 1 की श्रृंखला के स्थान पर अंग्रेजी के अक्षरों और कुछ गिने चुने शब्दों को कोड के रूप में प्रयोग करते हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे मशीन भाषा में खाली बाइनरी अंक का प्रयोग होता है, लेकिन असेंबली भाषा में आपका अंक के स्थान पर यानी 0 और 1 की अंक के स्थान पर अंग्रेजी का जो अक्षर होता है ना, ABCD, इसका भी प्रयोग होता है। और कुछ गिने चुने शब्दों का भी प्रयोग होता है जो कोड के रूप में जिसका इस्तेमाल किया जाता है ना। शब्द को कोड का रूप दिया जाता है, तो बहुत कम ही कोड होता है। इन कोड को निमोनिक कोड कहा जाता है। कैसे कोड कहते हैं? निमोनिक। एम साइलेंट हो गया है, ठीक है ना, NEMONIC, तो निमोनिक कोड कहते हैं। अंग्रेजी में एम रहेगा लिखा हुआ, हिंदी में निमोक नहीं मिलेगा, ठीक है। मध्य स्तरीय भाषा मतलब अभी तो हम लोग निम्न वाला पढ़ रहे थे, आप पढ़ेंगे मिडिल। ये भाषाएं निम्न स्तरीय और उच्च स्तरीय भाषा के मध्य में पुल का काम करती है, ब्रिज का काम करती है। यानी ऊपरे जो है आपका उच्च स्तरीय भाषा है और इसके नीचे है निम्न स्तरीय। अब है उच्च स्तरीय भाषा कौन कौन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का? उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं में अंग्रेजी के कुछ चुने हुए शब्द और साधारण गणित में प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। देख लीजिए, तो उच्च स्तरीय भाषा में किसका प्रयोग करते हैं? अंग्रेजी के कुछ वर्ड्स का, शब्द का, और गणित में जो चिन्ह प्रयोग होता है ना, प्लस माइनस, ये सब का। इसका एक एग्जाम्पल देखिए उच्च स्तरीय भाषा का। पहला है बेसिक, फिर है कोबोल, फिर है फॉरट्रॉन, बेसिक, कोबोल, फॉरट्रॉन। ये उच्च स्तरीय भाषा की हम लोग बात कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है उच्च स्तरीय भाषा और उसका अनुप्रयोग क्षेत्र, मतलब उसका प्रयोग कहाँ पर होता है, किस काम के लिए होता है। तो देख लेते हैं थोड़ा इसको भी। तो पहला जो है आपका है उच्च स्तरीय भाषा, वो है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसको फॉरट्रेन कहते हैं। इस भाषा को क्या कहते हैं? फॉरट्रेन। ये बना कब? 1957 में। और डेवलपर कौन है? कौन डेवलप किया इसको? IBM डेवलप किया। और इसका प्रयोग कहाँ है? एप्लीकेशन एरिया कहाँ है? तो गणित के क्षेत्र में इसका खास तौर पे कैलकुलेशन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। किसका? फॉरट्रेन का, फार्मूला ट्रांजेक्शन। फार्मूला से याद कर लीजिएगा, फॉरट्रेन, फॉर मैंने फार्मूला। तो फार्मूला कहाँ यूज होता है? गणित में होता है, गिनने में होता है। इसका नेचर कैसा है? कंपाइल्ड है, ठीक है। कैसा नेचर है? कंपाइल्ड। अगला है एल्गोन यानी एल्गोरिदम लैंग्वेज। हाँ, और इसका प्रयोग कहाँ होता है? विज्ञान के, है ना, विज्ञान में। कहाँ होता है? विज्ञान में होता है। अगला है LISP यानी लिस्ट प्रोसेसिंग। इसका प्रयोग कहाँ होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। मतलब हम लोग को घर बैठे जो है, जब हम लोग किसी गुप्त जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही काम करते हैं हम लोग। इसका जो प्रकृति है कंपाइल्ड है, इंटरप्रेटेड है। आगे है कोबोल। कोबोल क्या है? तो ये कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। और इसका प्रयोग कहाँ होगा? बिजनेस पर्पस में। जब बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है तो बिजनेस में ना होगा जी। आगे है बेसिक। बेसिक मतलब बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो इसका काम कहाँ होता है? शिक्षण कार्य के लिए। मतलब बिगिनर्स, टीचर हो गया, बिगिनर्स सीखने वाले हो गए। टीचर जो है सीखबे नहीं करता, हमेशा बेसिक चीज़ जानता था ना, बच्चा को बताता है। तो बेसिक यानी बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो शिक्षण कार्य के लिए इसका प्रयोग होता है। पास्कल।
पास्कल भी शिक्षण कार्य के लिए प्रयोग होता है। सी, अब सी कौन सा भाषा है, तो ये सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए भाषा है, ठीक है ना, सिस्टम प्रोग्राम का भाषा है। C++ भी भाषा का नाम है उच्च स्तरीय। ये कहाँ प्रयोग होता है, सिस्टम ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग में प्रयोग होता है। और फिर जावा प्रयोग होता है कहाँ पर, इंटरनेट आधारित प्रोग्राम के क्षेत्र में, है ना। जब हम लोग के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था ना, तो हम लोग जावा में ही जो है इंटरनेट सर्च करते थे, दनादन आधा आधा घंटा लगता था एक सर्च होने में। तो ये आपका उच्च स्तरीय भाषा है, उसका प्रयोग कहाँ होता है ये दिया गया है। डेवलपर कौन है आप देख लीजिए इसको, और वर्ष क्या है डेवलप होने का ये देख लीजिए, प्रकृति का ये भी देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि भाषा अनुवादक क्या है, भाषा यानी लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है, ये भी जानना जरूरी है ना। चलिए, तो ये ऐसे प्रोग्राम हैं जो विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखे गए प्रोग्रामों का अनुवाद कंप्यूटर की मशीनी भाषा में करते हैं। तो ये भाषा अनुवादक क्या है, ये एक तरह का क्या है, एक तरह का प्रोग्राम है, ठीक है ना। और ये क्या करता है बताइए, ये जो है अनुवादक का काम करता है, यानी ट्रांसलेटर का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि कंप्यूटर तो हमारी भाषा समझेगा नहीं, तो इसके लिए भाषा अनुवादक की ज़रूरत है, जो कंप्यूटर के पास जाएगा और हमारी भाषा को अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को समझाएगा। तो जो विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखे गए प्रोग्रामों का क्या करता है, अनुवाद करता है। तो मान लीजिए कि आप चीन गए हैं, चाइना गए हैं, ठीक, तो चाइना आप गए हैं तो आप वहाँ का भाषा समझ जाइएगा नहीं ना, तो वहाँ का एक तो आप गाइड रखना पड़ेगा जो चीन भाषा जानता हो, चाइना भाषा जानता हो, तो फिर वो आपका बात को सुनेगा, तो फिर वो सुनेगा, फिर उसको ट्रांसलेट करके जो है दूसरों को बताएगा। तो यही काम कौन करता है, भाषा अनुवादक करता है। भाषा अनुवादकों को मुख्य 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं उनका 3 गो प्रकार है, 3 गो श्रेणी है। पहला है असेंबलर, भाषा अनुवादक का पहला प्रकार असेंबलर यानी असेंबली भाषा। यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो असेंबली भाषा में लिखे गए किसी प्रोग्राम को पढ़ता है और उसका अनुवाद मशीनी भाषा में, देख लीजिए भैया, तो ये इस यूज करता है असेंबली भाषा। तो असेंबली भाषा किसे कहते हैं, हम लोग पढ़े ना अभी, कि जिसमें आपको अल्फ़ाबेट का प्रयोग होता है और कोड के रूप में कुछ अंग्रेजी शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है ना। अब मशीनी भाषा कौन सा है बताइए, मशीनी भाषा 1 और 2 जिसको बाइनरी नंबर कहते हैं हम लोग। तो ये असेंबली भाषा में लिखे गए किसी प्रोग्राम को क्या करता है, पढ़ देता है और उसका अनुवाद किस भाषा में कर देता है, मशीनी भाषा में। असेंबली भाषा के प्रोग्राम को सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है ना। असेंबली भाषा के प्रोग्राम को क्या कहते हैं, सोर्स प्रोग्राम। इसका मशीनी भाषा में अनुवाद करने के बाद जो प्रोग्राम प्राप्त होता है उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। मान लीजिए कि मशीनी भाषा में ये क्या कर दिया, अनुवाद कर दिया किसको, असेंबली भाषा को, तो फिर वो जो प्रोग्राम होगा जो किससे किससे बदला है, असेंबली भाषा से मशीनी भाषा में, तो वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। लेकिन जब असेंबली भाषा का केवल प्रोग्राम है तो वो क्या कहलाएगा, सोर्स प्रोग्राम, ठीक है ना। और असेंबली प्लस मशीनी भाषा का हुआ तो वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहलाएगा। आगे है कंपाइलर ये अनुवादक, ठीक है ना, कंपाइलर ट्रांसलेटर। तो कंपाइलर ट्रांसलेटर क्या है, तो यह एक प्रोग्राम है, तो सब जान रहा है भाई, जो किसी प्रोग्रामर द्वारा उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, अभी हमने पढ़ा था ना उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कौन कौन सा है, अभी जस्ट पढ़े हम लोग। तो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा ने हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए सोर्स प्रोग्राम का अनुवाद मशीनी भाषा में करता है। यानी जो हाई लैंग्वेज है, हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको किस बदल देता है, किस में ट्रांसलेट करता है, मशीनी भाषा में, यानी बाइनरी नंबर में करता है। इसके पश्चात प्राप्त कोड कंपाइल्ड कोड कहलाता है। तो मान लीजिए कि जो भाषा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कहाँ किस में ट्रांसलेट की गई, मशीनी भाषा में ट्रांसलेट की गई, और उससे जो कोड प्राप्त हुआ तो वो क्या कहलाता है, कंपाइल्ड कोड। क्या कहलाता है, कंपाइल्ड कोड।
कंपाइल्ड सोर्स प्रोग्राम के प्रत्येक कथन या निर्देश का अनुवाद करके उसे मशीनी भाषा के निर्देशों में बदल देता है। तो कंपाइल्ड कोड क्या करता है, जितना भी कथन है, इंस्ट्रक्शन है, उसको क्या करता है, अनुवाद कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है और उसको मशीनी भाषा में ढाल देता है, बदल देता है। प्रत्येक उच्च स्तरीय भाषा के लिए एक अलग कंपाइलर की आवश्यकता होती है। तो अलग अलग स्तरीय जो उच्च स्तरीय भाषा है उसके लिए अलग अलग कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है। आगे है इंटरप्रेटेड अनुवादक यानी ट्रांसलेटर। यह किसी प्रोग्रामर द्वारा उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए सोर्स प्रोग्राम का अनुवाद मशीनी भाषा में, सेम टू सेम इसका वही काम है जो ऊपरे वाला काम था कंपाइलर का, देख लीजिए आप। तो ये भी वही करता है, मशीनी भाषा में अनुवाद कर देता है उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का। परंतु यह एक बार में सोर्स प्रोग्राम के केवल एक कथन को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है, ठीक है ना। एक बार में सोर्स प्रोग्राम की केवल एक कथन को, एक बात को, ठीक है ना, पूरी बात को नहीं बल्कि एक बात को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है और उसका एक्सीक्यूशन कराता है। उनका एक्सीक्यूशन हो जाने के बाद ही वह सोर्स प्रोग्राम के अगले कथन का मशीनी, मतलब कहने का मतलब है एक काम पहले करता है, ठीक है ना। आज जब काम खत्म हो गया तो फिर दूसरा काम करेगा कौन, इंटरप्रेटर। आगे है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट वाइड इंटरएक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पढ़ रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पर्सनल कंप्यूटर के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये कैसा सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो ये पर्सनल कंप्यूटर के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो हम लोग पर्सनल कंप्यूटर रखते हैं ना अपने पास अपना काम के लिए, है ना, उसके लिए ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है ना, विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI, मल्टीटास्किंग, वर्चुअल मेमोरी की सुविधा प्रदान करता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या क्या काम करता है, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मल्टीटास्किंग यानी बहुत सारे एक साथ में काम, वर्चुअल मेमोरी की सुविधा प्रदान करता है। डेस्कटॉप क्या है, देखिए, जब कंप्यूटर सिस्टम में बूटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तब जो स्क्रीन हमारे सामने आती है वह डेस्कटॉप कहलाती है। तो बता चुके हैं आपको ना बूटिंग क्या होता है, कि कंप्यूटर को जब बंद करते हैं, स्टार्ट करते हैं तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, बूटिंग कहलाती है। और जब बंद होने की या स्टार्ट होने की प्रक्रिया जब क्या होती है, समाप्त हो जाती है, तब जो स्क्रीन हमारे सामने दिखाई देता है, प्रदर्शित होता है, वही क्या कहलाता है, डेस्कटॉप कहलाता है। डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को वॉलपेपर कहते हैं। मतलब उसके पीछे जो डेस्कटॉप के पीछे रहता है वो बैकग्राउंड जो रहता है वो क्या कहलाता है आपका, वो वॉलपेपर कहलाता है। जैसे का हम लोग मोबाइल में अपना लगाते हैं ना डेस्क, मतलब स्क्रीन के पीछे में वॉलपेपर यानी दीवार के पीछे वाला पेपर क्या कहते हैं, वॉलपेपर कहते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कर्सर कहते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर जो ब्लिंक होता है उस ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं, कर्सर। डेस्कटॉप के अवयव निम्नलिखित हैं। तो डेस्कटॉप के कौन कौन से अवयव हैं ये पढ़ना हम लोग को है, ठीक है। तो पहला है फाइल्स, क्या है, डेस्कटॉप का पहला अवयव क्या है, फाइल। ये सेकेंडरी मेमोरी पर स्टोर डाटा का संग्रह होती है। सेकेंडरी मेमोरी पर क्या करती है, डाटा का ये संग्रह करती है। फाइलें विंडो में डाटा स्टोर करने की बुनियादी इकाई हैं। फाइलें किसका इकाई हैं, विंडो में डाटा स्टोर करने की बुनियादी इकाई। उपयोगकर्ता द्वारा एक फाइल या दस्तावेज को दिया गया नाम फाइल नेम होता है। अब मान लीजिए कि कुछ भी आप फ़ोटो सेव कर रहे हैं कुछ भी, और उसको फाइल का नाम नहीं देंगे तो कितना ढूंढते रहेंगे, एक चीज़ तो कंप्यूटर में रहता है जी, हैं। तो डाटा स्टोर करने का बुनियादी इकाई क्या है, फाइल है। डाटा को स्टोर करते हैं हम लोग एक जगह, है ना, विंडो में फाइल के माध्यम से। और दस्तावेज को के लिए हम लोग फाइल का नाम भी देते हैं ताकि इस फाइल का नाम पता चले कि हाँ इस फाइल में क्या है, फ़ोटो है या कुछ और है, सर्टिफिकेट है। सभी फाइलें फाइल एक्सटेंशन से प्रदर्शित की जाती हैं, किससे,
फाइल एक्सटेंशन से। फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग फाइल के प्रकार की पहचान के लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोग क्यों करते हैं फाइल एक्सटेंशन का, ताकि पहचान हो पाए कि ये फाइल किस प्रकार का है, मतलब सर्टिफिकेट वाला फाइल है कि फ़ोटो वाला फाइल है, क्या वाला फाइल है। आगे है कुछ प्रमुख फाइल एक्सटेंशन, देख लीजिए। तो ये फाइल का ये आपको पता चलेगा ना, ये सब फाइल एक्सटेंशन है। तो फाइल एक्सटेंशन क्यों हम लोग पता करते हैं, बताइए, तुरंत बताया आपको जी, देखिए दिया है ना पर कि फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, ताकि फाइल की पहचान की क्या मिले, प्रकार की पहचान करने के लिए, मतलब किस प्रकार का फाइल है, उस फाइल के प्रकार की पहचान के लिए फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग करते। देखिए तो फाइल एक्सटेंशन का नाम देखिए दिया हुआ है ना, ताकि पता चले कि ये कौन तरह का फाइल है, डॉक्यूमेंट है कि HTML है, क्या है ये, PNG है, BMP क्या है ये। तो DOCX ये कैसे तरह का फाइल है बताइए, तो डॉक्यूमेंट फाइल। HTML फाइल बेसिक प्रोग्राम फाइल तो क्या है, BAS कास्केडिंग स्टाइल शीट, तो CSS ICO आइकन है, OML है, ईमेल फाइल है, ये मतलब बहुत तरह के ईमेल है उसमें। PNG तो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक ढेर सारा है, GIF ग्राफिक्स इंटरनेट फॉर्मेट है, BMP बिट मैप। तो ये एक्सटेंशन है, फाइल का भाग हो गया ये। अब आते हैं फोल्डर। फोल्डर क्या होता है, तो यह डिजिटल फाइल सिस्टम में एक आभासी कंटेनर है, लगता है कि कंटेनर है ये, मतलब इसमें इकट्ठा है ढेर सारा, जिसमें फाइलों और अन्य फोल्डरों के समूह को रखा जाता है। यानी फाइल पे फाइल, फाइल पे फाइल और अन्य फोल्डर को समूह को रखा जाता है, तो व्यवस्थित किया जाता है। एक फोल्डर के अंदर कई सारे सब फोल्डर बनाए जाते हैं जो कई फाइलों तथा अन्य सब फोल्डरों को संग्रहित करने में सक्षम हो। जैसे आप गए होंगे सरकारी ऑफिस में ना, तो आप देखते होंगे कि फाइल है ढेर सारा, अब फाइल जो है कहाँ रखा, अलमारी में रखा हुआ है, अलमारी के अलमारी के बाहर भी एगो अलमारी है। तो बस समझिए वही बात यहाँ पर है, ठीक है ना। तो एक फोल्डर के अंदर कई सारे सब फोल्डर हैं और उन सब फोल्डर में कई तरह की फाइलें हैं, कई फाइलों तथा अन्य सब फोल्डरों को संग्रहित करने में सक्षम है। तो ये फोल्डर जो है वो फाइल को और सब फोल्डर को क्या करता है, मतलब अपने में संग्रहित करता है। कौन, फोल्डर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये तो ये पढ़ेंगे हम लोग कल, ठीक है ना, आज नहीं पढ़ेंगे। तो पेज नंबर आपका 10 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो कल हम लोग पढ़ेंगे। चलिए ठीक है।